Good morning, students. Most welcome to Ashwini's English classes, Badot Bagpar. So, students, in today's session, I'm going to discuss some basics of English grammar in a very easy way. So, let's start. Today's session is based on a story, and the name of the story is Evening Dinner with Father. I'm sure that you will like this class so much. This class is going to be different in many ways, as all the basics of English grammar will be discussed, as well as grammar point, vocab point also will be discussed here. So आप अपना नोट बुक एंड पेन लेकर बैठ जाइएगा और वीडियो को पॉज कर करके आप सब कुछ नोट कीजिएगा, और जब आप वीडियो को फिनिश कर चुके होंगे और अगर आपने सभी चीज़ें नोट की होंगी तो आप देखेंगे कि आपने आज कितना कुछ सीखा है। और आज का जो सेशन है वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली क्लोज टेस्ट जो सेक्शन आपका होता है उसके लिए, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉटिंग एरर के लिए भी, प्लस एंटोनिम सिनोनिम्स के लिए भी आपका सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप देखिए कितना कुछ सीखते हैं। स्टार्ट करें? आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द नेम ऑफ द स्टोरी इज इवनिंग डिनर विद फादर। यहां फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ रहे हैं, अ सन took his old father to a restaurant for an evening dinner। यहां हम बात कर रहे हैं कि कोई सन है। देखिए जो सन है हमें पता नहीं है कौन सा सन है, कौन फादर है। जब हम अननोन पर्सन्स के बारे में बात करते हैं और वो सिंगुलर नंबर में होता है, एक होता है, तो उससे पहले हमें आर्टिकल ए और एन को यूज करना होता है। आर्टिकल ए, एन और द, मैं आपको बताता हूं, ए, एन और द जो होते हैं इनके बाद में मोस्टली क्या आते हैं? नाउन आते हैं। ठीक है, आर्टिकल का जन्म ही हुआ है नाउन के साथ रहने के लिए। क्या बताया मैंने? आर्टिकल ऑलवेज नाउन के साथ ही आते हैं। अगर आपको कभी कोई ए एन दा दिखाई पड़े कहीं पर तो उसके बाद में जो वर्ड होगा वो नाउन ही होगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर। यहां पर हम देख रहे हैं कि टेक जो हमने वर्ड यूज किया है वो टेक की, मतलब टुक जो है ना वो टेक की सेकंड फॉर्म है। टुक टेक की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करने का मतलब होता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो पास्ट में कर रहे हैं, बीते हुए समय की बात बताना चाह रहे हैं, इसलिए हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज किया है। और अगर हमें प्रेजेंट टाइम की ही बात बतानी होती तो हम टुक को नहीं टेक को यूज करते। फिर गॉट द पॉइंट? यानी कि जो स्टोरी है वो पास्ट में है, स्टोरीज पास्ट में ही होती हैं। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर, एक बेटा, टेक मीन्स ले जाना, ले गया किसको? हिज ओल्ड फादर, अपने बूढ़े पिता को। अ सन टुक हिज ओल्ड फादर, एक सन अपने बूढ़े पिता को ले गया। तो यहां आप देखिए कि जो टेक है ये ले जाने का एक्शन करने की बात है, और इस एक्शन से प्रभावित कौन हुआ है? ले जाने का एक्शन किसके ऊपर किया गया है? ले जाने का एक्शन किया गया है बूढ़े पिता के ऊपर। इस ले जाने वाले एक्शन से प्रभावित कौन हुआ है? हिज ओल्ड फादर। तो वर्ब से, एक्शन से जो भी प्रभावित होता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है ना? अच्छा, इस एक्शन को किया किसने? ओल्ड फादर को लेकर कौन गया? ये जो सन है ये लेकर गया है। तो किसी एक्शन का जो डूअर होता है उसको हम उस वर्ब का सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है ना? ओके, सन टुक हिज ओल्ड फादर, एक बेटा अपने पिता को ले गया। टू अ रेस्टोरेंट, कहां ले गया? किसी रेस्टोरेंट में। देखिए जो रेस्टोरेंट है, कौन सा रेस्टोरेंट है पता नहीं है। जब चीजें, नाउन, पर्सन, थिंग अननोन होते हैं तो उनसे पहले हम आर्टिकल ए को यूज करते हैं अगर वो सिंगुलर नंबर में है। तो ए का यहां पर मतलब होता है किसी रेस्टोरेंट में ले गया। ठीक है ना? ए का मतलब अननोन से है, यहां वो कोई भी हो सकता है। एक बेटा अपने पिता को एक रेस्टोरेंट में ले गया। अब किस लिए लेकर गया है वो यहां फॉर बता रहा है। क्यों ले गया? फॉर एन इवनिंग डिनर, इवनिंग का डिनर कराने के लिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि क्या यहां पर, जैसे हमने ए एन दिखाई पड़ रहा है, तो क्या जो हमारा इवनिंग है ये नाउन है कि जो डिनर है ये नाउन है? किस चीज के लिए ले गया? डिनर के लिए। तो डिनर कोई चीज होती होगी। देखिए नाउन वह है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, नाउन वह है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो डिनर जो है ना वो हमारा नाउन है, कोई चीज है। अब आप कहेंगे सर हम बात तो इवनिंग के बारे में भी कर सकते हैं, इवनिंग भी नाउन है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इवनिंग भी नाउन है। ठीक है ना?
हर कोई वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल नाउन ही होता है और डिनर भी नाउन है, ठीक है। यानी कि यहां पर दो नाउन एक साथ लिखे हुए हैं। अगर दो नाउन एक साथ लिखे गए हों तो जो पहले वाला नाउन है वो दूसरे वाले नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो हमें जानकारी देता है उसके बारे में कि वो कैसा है, ठीक है। तो यहां डिनर कैसा था, इवनिंग वाला डिनर था, तो इवनिंग डिनर पर वो उसको लेकर गया है। डिनर कैसा था, इवनिंग वाला था। तो जो इवनिंग है ये इस डिनर के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, ठीक है। नाउन से पहले अगर कोई वर्ड आता है तो वो एडजेक्टिव हो सकता है। अब यहां हमें दिखाई पड़ रहा है एन, क्या है हमारा एन, आर्टिकल होता है। तो ये एन इवनिंग डिनर हमें शो कर रहा है कि नाउन डिनर और आर्टिकल एन के बीच में एक वर्ड आया हुआ है जो कि एडजेक्टिव है। यानी कि इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आता है कि नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं, लेकिन नाउन से पहले एडजेक्टिव भी आ सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आर्टिकल को एडजेक्टिव से पहले रखा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जो हमने सीखा है। देखिए मैं ये मानकर पढ़ा रहा हूं कि अब मुझे आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाना है, तो इसलिए इतना डिटेल में आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। आर्टिकल प्लस नाउन ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है, नाउन से पहले आर्टिकल आते हैं। लेकिन अगर उस नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उस एडजेक्टिव को हम नाउन के जस्ट पास में ही लिखते हैं और आर्टिकल को वन स्टेप बैक कर लेते हैं। तो ये टू स्ट्रक्चर्स हमारे हो गए हैं, ठीक है। चलिए, फॉर एन इवनिंग डिनर, इवनिंग डिनर के लिए ले गया। अब मैं यहां पर आपको कुछ ग्रामेटिकल पॉइंट्स बताता हूं। देखिए यहां पर वर्ब आई थी हमारी टेक, लेकर गया। अब लेकर किसको गया, किसको लेकर गया। देखिए यहां मैंने लिखा वर्ब जो कि यहां पर टेक है, और वर्ब के साथ साथ में हमने लिखा कि एक सन टुक, एक सन लेकर गया। किसे लेकर गया, अपने फादर को, ठीक है। या किसे का आंसर ना हो, क्या का आंसर हमें मिल जाए, क्या लेकर गया। जैसे वह मेरा बैग ले गया, तो वह ले गया क्या, मेरा बैग। तो वर्ब के साथ में जब भी हम किसे और क्या लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में आपको जो भी मिलता है वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। वर्ब के साथ में क्या और किसे लगाकर अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो वो जो आंसर हमें मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा। तो यहां पर हमें एक बात समझ में आ गई है कि टुक वर्ब के साथ में जनरली हम हमेशा ही कोई ना कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, और ऐसी वर्ब जिनके साथ में कोई ऑब्जेक्ट आता है ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव मीन्स सकर्मक। अगर किसी वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आया हो, क्या या किसे लगाकर क्वेश्चन का आंसर मिलता हो, तो वो जो वर्ब होगी ना, ऐसी वर्ब को हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। गॉट द पॉइंट। चलिए, तो टेक कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, सकर्मक क्रिया है। अब यहां एक ग्रामर का स्ट्रक्चर और आता है जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाले सेक्शन में या क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा। जब हम किसी को कहीं पर लेकर जाते हैं, किसी प्लेस पर लेकर जाते हैं, तो उसके साथ में देखिए मैं आपको यहां दिखाता हूं कि टेक हिज ओल्ड फादर टू अ रेस्टोरेंट। टेक लेकर गया, यहां पर कोई पर्सन या कोई चीज आ गया, और कहां लेकर गया, रेस्टोरेंट में लेकर गया। तो जहां पर हम किसी चीज को लेकर जाते हैं उस प्लेस से पहले हम प्रीपोजिशन टू को यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे ही टुक मी टू हिज विलेज, वह मुझे अपने गांव लेकर गया। आई टुक हिम टू माई स्कूल, मैं उसको अपने स्कूल लेकर गया। तो टेक के साथ में टू को यूज करना होता है, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। यहां पर अब एक ऑप्शन, एक वर्ड आया है फॉर। वह अपने फादर को ले गया, कहां लेकर गया ये बताया तो है टू ने, यानी कि प्लेस को शो करने के लिए कौन सी प्रीपोजिशन, प्लेस या डेस्टिनेशन। प्लेस और डेस्टिनेशन को शो करने के लिए हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करते हैं, टू को यूज करते हैं। ये एक पॉइंट हो गया आपका, ठीक है ना। जैसे एक सेंटेंस होता है सिंपली, मैं स्कूल जाता हूं, और इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, आई गो टू स्कूल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर स्कूल से पहले टू क्यों आ गया, हिंदी में तो ऐसा कोई वर्ड नहीं था। वो टू इसलिए आया है क्योंकि स्कूल आपके जाने का डेस्टिनेशन है, तो डेस्टिनेशन को शो करने के लिए प्रीपोजिशन टू को यूज किया जाता है। अभी पॉइंट क्लियर है, ध्यान रहेगा। अब एक दूसरा प्रीपोजिशन हमने यहां पर यूज किया है फॉर। वह अपने फादर को रेस्टोरेंट लेकर गया, क्यों लेकर गया, क्यों लेकर गया, इवनिंग डिनर के लिए।
तो किसी काम को करने का उद्देश्य दिखाने के लिए हम प्रेपोजिशन फॉर को यूज करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रेपोजिशन फॉर है ना, वो किसको शो करता है? पर्पज को शो करता है। ठीक है, फॉर हमारा पर्पज को शो करने वाली प्रेपोजिशन है। ठीक है, चलिए। फादर बीइंग वेरी ओल्ड, अब बी का मतलब क्या होता है? बी मीन्स होना। मैं आपको बताता हूं कि बीइंग कई बार आप यूज करते हुए देखेंगे और इसका जो हिंदी मीनिंग होगा वो होगा के कारण। क्या मीनिंग होगा? के कारण। फादर बीइंग वेरी ओल्ड, फादर बहुत बूढ़े होने के कारण, एंड वीक, और वीक होने के कारण। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो एंड है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? एंड कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन का काम क्या होता है? कंजंक्शन का फंक्शन होता है दो एक जैसे शब्दों को जोड़ना। ठीक है ना, मतलब कंजंक्शन का फंक्शन है जोड़ना। वो सिमिलर आइडियाज वालों को भी ज्वाइन कर सकता है और ऑपोजिट आइडियाज वाले वर्ड्स को भी ज्वाइन कर सकता है। ठीक है ना, तो यहां पर एंड ने ओल्ड एंड वीक को ज्वाइन कर दिया है। यहां एंड के बारे में एक स्पेशल पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, और वो स्पेशल पॉइंट ये है कि एंड दो एक जैसों को जोड़ता है। बिल्कुल शॉर्ट में आप लिख लीजिएगा, एंड दो एक जैसों को जोड़ता है। अब आप कहोगे सर इसको अप्लाई करके दिखाओ। देखिए यहां पर ओल्ड आपका एडजेक्टिव है ना, और वीक भी एडजेक्टिव है। तो एंड ने दो एडजेक्टिव को एक साथ जोड़ा है। अब आपको मालूम होगा कि एडजेक्टिव किसको कहते हैं? एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जो नाउन के बारे में, किसी पर्सन, प्लेस, थिंग, एक्शन, स्टेट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो ओल्ड वर्ड है किसके लिए आया था? ओल्ड वर्ड आया था इन फादर के बारे में। फादर कैसे थे? ओल्ड थे। फादर कैसे थे? वीक थे। तो नाउन के साथ में अगर हम कैसा लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, नाउन के साथ में कैसा लगाकर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आंसर में क्या मिलता है? एडजेक्टिव। कैसा के आंसर में जो भी हमें मिलेगा वो एडजेक्टिव होता है। तो फादर कैसे थे? ओल्ड थे। फादर कैसे थे? वीक थे। तो ये ओल्ड और वीक होना फादर के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ऐसे वर्ड जो नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है ना, यहां तक की बात। चलिए, बीइंग मीन्स के कारण। फादर बीइंग वेरी ओल्ड एंड वीक, पिता बहुत बूढ़े और कमजोर होने के कारण। यहां पर कोमा आया हुआ है वीक के बाद में। कोमा का मतलब है थोड़े समय के लिए पॉज, थोड़े समय के लिए ठहरना। वाइल ईटिंग, देखिए वाइल एक कंजंक्शन है। वाइल एक कंजंक्शन है, टाइम को शो करता है, है ना। तो वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान। आप इस वाइल को तब यूज करें जब एक एक्शन के दौरान दूसरे एक्शन का होना, कोई दूसरा एक्शन हो जाए। यानी कि वाइल को हम शो करते हैं जब एक एक्शन के ड्यूरिंग ही, एक एक्शन के दौरान ही दूसरा एक्शन हो जाए। यानी कि वाइल का हिंदी मीनिंग के दौरान हो सकता है, के दौरान। ठीक है, जब एक काम चल रहा था उसी के दौरान दूसरा एक्शन हो गया। वाइल ईटिंग, खाना खाने के दौरान, यानी कि जब वो खाना खा रहे थे। ड्रॉप्ड फूड, ड्रॉप्ड गिरा दिया। भाई सेकंड फॉर्म को यूज किया क्योंकि बात पास्ट की है। ड्रॉप्ड फूड, फूड को गिरा दिया। कहां गिरा दिया? ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, अपनी शर्ट और ट्राउजर्स पर। देखो ये जो ऑन है ना, ये भी आपका एक प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन शो करता है किस चीज को? सरफेस को। किसी सरफेस पर अगर कोई चीज आपको शो करनी है तो प्रेपोजिशन ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स, अपनी शर्ट और ट्राउजर्स पर उन्होंने उसको फूड को गिरा दिया। अब यहां एक चीज नोट कीजिएगा, ट्राउजर्स विदाउट एस के यूज नहीं करना है आपको। आप कभी ऐसा मत बोलिएगा वेयर इज माई ट्राउजर, आपको बोलना चाहिए वेयर आर माई ट्राउजर्स। ट्राउजर्स यूज करेंगे और प्लूरल वर्ब इसके साथ में आती है। ऐसा क्यों? ऐसे जो भी चीजें हैं जो एक जैसे टू सिमिलर पार्ट से मिलकर बनी हुई हैं, टू सिमिलर पार्ट से बनी हुई कोई एक चीज प्लूरल की तरह ट्रीट की जाती है। एज अ प्लूरल नाउन यूज उसको हम करते हैं, और प्लूरल वर्ब ही उसके साथ, बहुवचन की वर्ब ही हम उसके साथ यूज करते हैं। जैसे एक ऐसा वर्ड है आपका सीजर्स, है ना। वेयर इज माई सीजर्स, वेयर इज माई सीजर, ऐसे नहीं कहेंगे वेयर आर माई सीजर्स, है ना। वेयर आर माई पैंट्स, स्पेक्टेकल्स, चश्मा। एक ही जैसे टू पार्ट से मिलकर जो बनती हैं दो चीजें, मतलब कोई चीज, तो उसको हम बहुवचन मानते हैं। तो यहां देखो ऑन ही शर्ट एंड ट्राउजर्स। अदर डाइनर्स, देखिए डाइन, डाइन करना मीन्स होता है खाना खाना।
डाइन मीन्स भोजन करना, डिनर भोजन उसी से बना है, और डाइनर्स भोजन करने वाले। तो यहां पर जो मेन वर्ड है वो डाइन करना है, ठीक है ना। डाइन करना मीन्स भोजन लेना, भोजन खाना। और अगर हमने इसमें आर ऐड कर दिया डाइनर, तो भोजन करने वाला, ठीक है ना। इंग्लिश में अगर कोई वर्ड के लास्ट में आप ई आर या ओ आर देखते हैं तो उसका मीनिंग होता है कोई पर्सन जो किसी काम को कर रहा है। जैसे टीच मीन्स पढ़ाना, और हमने कहा टीचर, तो ये हो गया पढ़ाने वाला, किसी एक्शन को करने वाला। तो अदर डाइनर्स, अदर मीन्स अन्य। देखिए यहां एक चीज आती है, ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक वर्ड होता है अनदर, ANOTHER, एक होता है अदर। इन दोनों के यूज का एक डिफरेंस आपको बता रहा हूं शॉर्ट में। अदर के साथ में ऑलवेज प्लूरल नाउन आता है, ऑलवेज प्लूरल बहुवचन का नाउन आता है, और अनदर के साथ में ऑलवेज सिंगुलर नाउन आता है। अनदर के साथ में जो नाउन आएगा वो एक वचन आएगा, और अदर के साथ में जो आएगा वो बहुवचन यानी कि प्लूरल नंबर का आएगा। तो आप यहां ये चीज देख सकते हैं कि अदर के साथ में यहां पर हमने डाइनर्स को यूज किया है, अदर डाइनर्स, ठीक है ना। वॉच हिम, ने उसको देखा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप स्टोरी से बोरिंग हो रहे हो, मतलब बोर हो रहे हो, और आपका मन हो कि बस इस पैसेज के होते ही खत्म होते ही मैं तो बंद कर दूंगा, नेक्स्ट कुछ और देखेंगे, है ना। टिकटॉक की कुछ वीडियो पड़ी हुई होंगी वो देख लेंगे। देखिए अभी मैं आपको इसमें ग्रामेटिकल पॉइंट समझाने वाला हूं, ठीक है ना। टेक को कैसे यूज करना है ना, क्या इसके कोलोकेशंस हैं वो मैं आपको बता दूंगा इसमें, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स आपको बताऊंगा। तो अदर डाइनर्स वॉच्ड हिम, अदर डाइनर्स ने उसको देखा। इन डिसगस्ट, डिसगस्ट में, डिसगस्ट का मतलब होता है, डिसगस्ट वर्ड को हम तब यूज करते हैं जब किसी के प्रति आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक शो करनी हो, ठीक है ना। डिसगस्ट का मीनिंग हम क्या लिख सकते हैं, डिसगस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक। ये आपका वोकैब का नोट बन गया, ठीक है। आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। फीलिंग्स ऑफ डिसलाइक, जब आप किसी को लाइक नहीं करते हो तो जो वो फीलिंग्स आपके अंदर होती हैं वो डिसगस्ट कहलाती हैं। वॉच्ड हिम इन डिसगस्ट। अच्छा यहां जैसे मैंने आपको कहा था कि क्लोज टेस्ट या फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी यहां इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। तो जैसे ब्लैंक आता है और चार ऑप्शन में चार प्रेपोजिशन दी हुई होती हैं, या कोई दो वर्ड और दिए होते हैं, दो प्रेपोजिशन दी हुई होती हैं, तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स इस तरह से पढ़ना आपको हेल्प करेगा कि आपने पढ़ा हुआ था कि इन डिसगस्ट एक फ्रेज होता है या कोलोकेशन होता है। डिसगस्ट के साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आती है, इन प्रेपोजिशन आती है। अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है और अंडरलाइन किया हुआ है ना, ध्यान से पढ़ा हुआ है, तो आप एग्जाम को बड़े इजीली जो है ना सोल्व कर लोगे अपने पेपर को। तो इन डिसगस्ट ये फ्रेज आपका होता है। व्हाइल हिज सन वॉज काम, व्हाइल मीन्स जबकि, इस दौरान, जब यह सब कुछ हुआ। हिज सन वॉज काम, उसका जो बेटा था वो शांत था, बिल्कुल शांत रहा। अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें ग्रामेटिकल और वोकैब के बारे में तो आपने कुछ ज्यादा नहीं बताया, तो अब मैं आपको बताना स्टार्ट कर देता हूं। देखिए पहली बात मैंने आपको जो बताई है वो ये बताई है कि टेक आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि जब हम टेक करते हैं किसी पर्सन और प्लेस को या किसी थिंग को, पर्सन के लिए मैंने लिख दिया है समबडी, और थिंग के लिए मैंने लिख दिया STH। STH मतलब शॉर्ट फॉर्म समथिंग की, है ना। तो टेक समबडी या समथिंग। अब जहां हम लेकर जाते हैं, ठीक है ना, जहां हम उसको लेकर जाते हैं उसके साथ में टू को यूज करते हैं, और यहां पर कोई प्लेस को शो करने वाला या डेस्टिनेशन को शो करने वाला वर्ड हम यूज करते हैं। यहां तक की बात हो गई। अब इसका एक और नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताता हूँ। ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, ये सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया। अब मैं आपको थर्ड स्ट्रक्चर बताता हूँ टेक का यूज क्या होता है। एक थर्ड स्ट्रक्चर हमारा होता है कि टेक समबडी और समथिंग, है ना, समबडी और समथिंग फॉर, है ना, पर्पज को शो करने के लिए। और यहां पर आपका पर्पज आ जाता है जिस चीज के लिए हम किसी को कहीं पर लेकर जा रहे हैं। यानी कि टेक के साथ में फॉर प्रेपोजिशन का यूज होता है जब आपको पर्पज शो करना है कि किसी पर्सन या प्लेस को आप किस चीज के लिए ले गए हैं, ठीक है। अब यहां आता है कि सर इसके साथ में हम एडवर्ब कौन कौन से यूज करते हैं, स्पोकन में आप कैसे यूज करते हैं। जैसे हम कहें कि उसने मेरी बात, उसको मेरी बात बहुत बुरी लगी, या उसको जो समाचार सुनाया गया है ना वो उसने उसको बिल्कुल हिला दिया, उसने उसको बड़े बुरे ढंग से लिया। तो टेक वर्ब के साथ में कोलोकेशन किन एडवर्ब्स का चलता है वो मैं आपको बता देता हूं। टेक के साथ में
मैं दोबारा से लिख देता हूँ, आई एम सॉरी। टेक के साथ में जो हम एडवर्ब यूज करते हैं, है ना, वो यूज होता है बैडली। टेक बैडली, है ना, किसी चीज को आप बैडली लेते हैं या किसी चीज को आप सीरियसली लेते हैं। जैसे आप बोलते भी हो ना, वो मेरी बात को सीरियसली नहीं लेता है ना। टेक बैडली और सीरियसली। चलो मैं इसका एग्जांपल बता देता हूं आपको। शी टुक द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ वेरी बैडली। आप नोट कर सकते हैं, शी टुक द न्यूज ऑफ हर फादर्स डेथ वेरी बैडली। अपने फादर की डेथ की न्यूज को उसने बड़े बैडली लिया, ठीक है ना। तो टेक और बैडली आपको हो गया है। एक और मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे शी वॉन्टेड टू बी टेकन सीरियसली। वो चाहती थी कि उसको सीरियसली लिया जाए। शी वॉन्टेड टू बी टेकन सीरियसली, ठीक है। तो टेक के साथ में कौन सा एडवर्ब हम यूज करते हैं, कोलोकेशन क्या होता है, बैडली और सीरियसली होता है। एक दूसरा वर्ड आपको बताता हूं, टेक के साथ में हम एज को यूज करते हैं। टेक के साथ में किसको यूज करते हैं, एज को यूज करते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर आप अपना नोट कर लीजिएगा। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि अपना नोटबुक लेकर बैठना है आपको। कैसे, वॉट आई सैड, जो कुछ मैंने कहा, है ना। वॉट आई सैड टू हिम, जो कुछ मैंने उससे कहा। वॉज टेकन एज, उसको लिया गया के रूप में। वॉज टेकन एज ए क्रिटिसिज्म, CRITICISM, ठीक है ना। वॉट आई सैड टू हिम वॉज टेकन एज अ क्रिटिसिज्म, जो कुछ मैंने उसको कहा उसको एक क्रिटिसिज्म के रूप में लिया गया, जैसे मैंने उसकी आलोचना की हो। तो टेक वर्ब के साथ में आप देख रहे हो, टेकन के साथ में हमने क्या यूज किया है, एज को यूज किया है। तो टेक समथिंग एज भी होता है, किसी चीज को किसी दूसरी फॉर्म में, किसी रूप में लेना। एज का बेसिक मीनिंग हो जाता है के रूप में। एक फ्रेज होता है, टेक से ही रिलेटेड एक फ्रेज होता है ना। ये भी आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपका ये फ्रेज कहीं बन सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है, क्योंकि फ्रेज क्या है और वो बता रहा हूं मैं। एक फ्रेज होता है, बोलचाल में यूज करते हैं, किसी को बोल देते हैं टेक इट लाइक अ मैन, टेक इट लाइक अ मैन। किसी को इनकरेज करने के लिए हम बोलते हैं ना, कुछ मर्दों वाली बात करो, है ना। तो क्या वर्ड हमने, फ्रेज क्या है एग्जैक्ट, टेक इट लाइक अ मैन, ऐसा बोलते हैं ना किसको, टेक इट लाइक अ मैन, है ना, हिम्मत दिखाओ। अब यहां एग्जामिनर क्या कर सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स में इसको दे सकता है। अब इसके 4 ऑप्शन हो सकते हैं, एज, फॉर, लाइक, है ना। इस तरह से आपके 4 ऑप्शन हो सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि के रूप में की अंग्रेजी तो एज होती है, या आप गैस भी लगाना चाहेंगे तो एज लगाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये जो है ना, वो हिंदी अनुवाद से नहीं चलती है आपकी इंग्लिश ग्रामर। जो आपका एग्जाम होता है वो बिल्कुल हिंदी अनुवाद से नहीं होता है, वो स्ट्रक्चर होता है। वर्ड का यूसेज आपको मालूम है कि नहीं, है ना, आपने टेक का यूज सीखा हुआ है कि नहीं सीखा हुआ है, बस वो चीज चेक की जा रही है। तो यहां पर भूल से भी आप एज को चुन नहीं सकते हैं, ठीक है ना। फोर को आप यूज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन में हो सकता है कि एज मिले या फोर मिले, लेकिन फ्रेज क्या है आपने पढ़ लिया है, टेक इट लाइक अ मैन, तो लाइक ही आपका आंसर होगा। समझ आ रही ना बात, अभी कुछ इंटरेस्टिंग लगा? यस, इंटरेस्टिंग चीजें तब होती हैं जब हम सच में इंटरेस्ट लेते हैं। अदरवाइज अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते तो चाहे चीज कितनी भी इंटरेस्टिंग हो, है ना, वो मजा नहीं आता आप में। अब इसके बाद में और आता है कि सर क्या और भी कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें टेक के रिगार्डिंग ध्यान रख लेनी चाहिए? यस, बिल्कुल ध्यान रख लेना चाहिए। टेक के साथ में कौन कौन से वर्ड्स यूज होते हैं, है ना, वो अब मैं 2-4 वर्ड्स आपको बता देता हूं। टेक के साथ में एक वर्ड हम यूज करते हैं इंटरेस्ट। आप बोलते हैं ना, आई डोंट टेक इंटरेस्ट इन हिम, है ना, या इन इट। तो टेक के साथ में कौन सा वर्ड आ सकता है? इंटरेस्ट आ सकता है। अगर आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं, है ना, टेक इनिशिएटिव, टेक इनिशिएटिव, INITIATIVE, किसी काम को करने की शुरुआत करना टेक इनिशिएटिव होता है। आपने किसी की कोई चीज आपने सुनी और आपको कुछ अच्छा लगा, तो हो सकता है आप वहां से क्या यूज कर रहे हैं? टेक ए लेसन, है ना, कोई लेसन आपने कोई सबक कहीं से ले लिया है, तो टेक ए लेसन भी आप यूज करते हैं, ठीक है। आप ऑफिस से छुट्टी लेते हैं तो आप टेक अ लीव भी कहते हैं, टेक लीव, है ना, या टेक अ लीव। आपको कहीं से इंस्पिरेशन मिल गई है तो आप टेक इंस्पिरेशन भी बोल सकते हैं, है ना। आई टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम माई फादर,
मैंने अपने फादर से इंस्पिरेशन ली, ठीक है। और इंस्पिरेशन के अलावा एक दूसरा वर्ड आप क्या यूज कर सकते हैं, टेक हॉलीडे आप बोल सकते हैं। टेक के लिए ना बस मैं ये मार्क लगा रहा हूं, टेक हॉलीडे हो सकता है। और क्या हो सकता है टेक हॉलीडे के अलावा, जैसे किसी को बंधक बना लेते हैं तो टेक होस्टेज भी होता है। टेक होस्टेज, किसी को बंधक बना लिया, जैसे द टेररिस्ट टुक 5 पीपल एज हॉस्टेज, या टुक 5 पीपल हॉस्टेज, टेररिस्ट ने 5 लोगों को बंधक बना लिया, तो टेक होस्टेज भी आपका वर्ड होता है। एक वर्ड होता है टेक ए जंप, छलांग लगाना, टेक ए जंप। तो छलांग लगाने के लिए हम टेक के साथ में जंप वर्ड को यूज करते हैं, जंप वर्ड को यूज करते हैं। अच्छा, टेक के साथ में आप क्या वर्ड यूज करते हैं, टेक अ ड्रिंक भी तो होता है, टेक अ ड्रिंक, लेट्स टेक अ ड्रिंक, चलो एक ड्रिंक ले लेते हैं, है ना, टेक अ ड्रिंक हो सकता है। और क्या हो सकता है, अच्छा टेक एग्जामिनेशन भी होता है, परीक्षा देने की अंग्रेजी गिव नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, टेक एग्जामिनेशन होता है। क्यों होता है, यही इसका कोलोकेशन है, ठीक है ना, परीक्षा देने की, टुडे आई विल टेक, आई विल गिव नहीं, आई विल टेक माई एग्जामिनेशन एट 10 AM, आज 10 बजे मेरी परीक्षा होगी, मैं परीक्षा दूंगा। हिंदी में दूंगा कह सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में टेक आपको कहना होगा, टेक एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आपको अपने किसी कॉलेज से, किसी इंस्टीट्यूट से डिग्री ली है तो आप कह सकते हैं टेक ए डिग्री, ठीक है ना, डिग्री लेने के लिए भी हम टेक वर्ब को यूज करते हैं। और कौन कौन से वर्ड्स हैं, मैं बिना टेक लिखे सारे आपको बता देता हूं। किसी चीज का आप क्रेडिट ले लेते हैं, है ना, किसी चीज का श्रेय लेना, टेक क्रेडिट, जैसे मेहनत आपने की और क्रेडिट ले लिया आपके मॉनिटर ने। या फिर आप वर्ड यूज करते हैं किसी, टेक एक्शन आप यूज करते हैं, है ना, कदम उठाना, कार्यवाही करना, टेक एक्शन, पुलिस ने एक्शन उठाया, है ना। एक क्या होता है, जैसे आपको, आपने कहीं जाना था, आपने गाड़ी ले ली, कैब ले ली, तो टेक कैब हो जाएगा, है ना। आप पैदल जा रहे हैं, टेक ए वॉक हो सकता है पैदल जाने के लिए। और क्या हो सकता है, जैसे पुलिस क्या कर लेती है, टेक इनटू कस्टडी हो सकता है, कस्टडी में ले लेना। तो ये ना फ्रेज आपके कोलोकेशन है, इसलिए ऐसा यूज किया जाता है। ऐसे नहीं कि ये हिंदी अर्थ के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं लिखी जाती है, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। इंग्लिश जो लिखी जाती है वो कोलोकेशन के अकॉर्डिंग लिखी जाती है। अगर आपको एग्जाम को अच्छे से फेस करना है तो आपको कोलोकेशन की जानकारी होना जरूरी है। एक वर्ड आप यूज करते हैं टेक इफेक्ट फ्रॉम, है ना, कोई चीज किसी समय से लागू होगी, है ना, जैसे टेक इफेक्ट फ्रॉम, जैसे दिस रूल विल टेक इफेक्ट फ्रॉम टुमारो, ये नियम कल से अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से काफी कुछ आपको टेक वाले वर्ड्स मिल गए हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं, कई बार कोई डॉक्यूमेंट कहीं सबमिट करने से पहले क्या कर लेते हैं, टेक कॉपी, आप किसी चीज की कॉपी भी तो ले लेते हैं ना, तो वो भी होता है। आपने खेलते हुए क्या कर लिया है, बॉल को पकड़ लिया है, तो टेक कैच भी होता है। हु टुक द कैच, कैच किसने लिया, है ना, ऐसा बोलते हैं ना, कैच किसने पकड़ी, हु टुक द कैच। तो पकड़ने की अंग्रेजी यहां टेक वर्ब आई है और कैच आपका नाउन हो गया है। चलिए, टेक का मैंने आपको कोलोकेशन बता दिया है। अच्छा, एक वर्ड यहां पर आपका आया था डिसगस्ट। डिसगस्ट क्या होता है, डिसगस्ट होता है, मैंने आपको बताया था, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक होती है किसी के प्रति, है ना, जो थोड़ा सा ना अनप्लेजेंट है देखने में, या उसकी टेस्ट या स्मेल अनप्लेजेंट है। डिसगस्ट मीन्स ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर समथिंग दैट हैज अ वेरी अनप्लेजेंट अपीयरेंस, टेस्ट और स्मेल। अगर किसी चीज का टेस्ट, स्मेल या अपीयरेंस, मतलब वो दिखाई कैसा पड़ता है वह, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा सा फील आप कर रहे हो, तो वो जो बुरी जो फीलिंग आपको आ रही है, जो डिसलाइक करने वाली जो फीलिंग है, उस फीलिंग को ही हम डिसगस्ट बोलते हैं, ठीक है, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। डिसगस्ट का मीनिंग क्या है, फीलिंग ऑफ डिसलाइक। और क्यों है, आप बताओ, फीलिंग ऑफ डिसलाइक किस लिए है, क्योंकि या तो उसका अपीयरेंस आपको पसंद नहीं है, या उसकी स्मेल आपको पसंद नहीं है, या उसका टेस्ट आपको पसंद नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो डिसगस्ट का मैंने आपको बता दिया है। अब यहां आता है कि क्या हम डिसगस्ट के एक दो सिनोनिम जान सकते हैं। डिसगस्ट का मीनिंग है किसी चीज को पसंद ना करना, डिसलाइकिंग शो करना किसी चीज के प्रति। और अगर आप किसी चीज के प्रति डिसलाइकिंग शो करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है फिर अवर्शन।
AVERSION। अवर्शन का मतलब है डिसलाइक, नापसंदगी किसी चीज के प्रति। एक दूसरा वर्ड है आपका, सिनोनिम बता रहा हूं आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप प्रीवियस पेपर चेक कर सकते हो, ये वर्ड जरूर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अवर्शन, रिपल्शन और रिपग्नेंस, REPUGNANCE, रिपग्नेंस, ठीक है ना। और एक वर्ड और है नॉशिया, NAUSEA, नॉशिया, ठीक है ना। तो ये आपके हो गए डिसलाइकिंग को शो करने वाले वर्ड। चलिए आगे की बात करते हैं। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, आफ्टर मीन्स के पश्चात, ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है। कंजंक्शन किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकता है। कंजंक्शन का फंक्शन क्या होता है? ज्वाइन करने का, टू क्लॉजेज को, टू वर्ड्स को, टू फ्रेजेज को ज्वाइन करने का फंक्शन करता है आपका कंजंक्शन। आफ्टर ही फिनिश्ड ईटिंग, ईटिंग फिनिश करने के पश्चात, हिज सन हु वॉज नॉट एट ऑल एम्बेरेस्ड, उसका सन जो बिल्कुल भी एम्बेरेस्ड नहीं था, ठीक है ना। अब यहां क्वेश्चन आता है कि सर एम्बेरेस मीन्स क्या होता है? एम्बेरेस मीन्स होता है लुक कंफ्यूज और लुक फुलिश इन पब्लिक, पब्लिक में थोड़ा अटपटा सा फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना। एम्बेरेस का मैं आपको सिनोनिम दे रहा हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका सिनोनिम एक वर्ड होता है अबैश, शर्मिंदा दिखाई पड़ना। डिसकम्फिट, डिसकम्फिट, ठीक है ना, ये इसके सिनोनिम है। तो हु वॉज नॉट एट ऑल एम्बेरेस्ड, जो बिल्कुल भी लज्जित नहीं था, जिसको बिल्कुल भी शर्म या लज्जा वहां पर फील नहीं हुई, है ना, पब्लिक में उसने अपने आप को कंफ्यूज सा, लज्जित सा, शर्म महसूस नहीं किया। चलिए थोड़ी और ग्रामर देख लेते हैं। यहां हिज सन, उसका बेटा, हु, देखिए हु जो आता है ना वो पर्सन्स के लिए आता है। हम यहां पर विच नहीं लिख सकते थे। अगर पहले नाउन है पर्सन तो उसके लिए हु सब्जेक्ट वाली फॉर्म में और होम ऑब्जेक्ट वाली फॉर्म में यूज करते हैं। अगर आगे वर्ब दी हुई है, जैसे यहां पर वॉज दिया हुआ है, वर्ब है, तो फिर हु का ही यूज होगा। और अगर वर्ब ना होती तो हुम का यूज करते, क्योंकि हुम ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है और हु सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। अब अगर ये हु सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब आनी ही चाहिए, तो यहां पर वर्ब दी हुई है ऑलरेडी वॉज, ठीक है। चलिए दोबारा से देख लेना, मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताया है, वास्तव में बड़ी चीजें हैं, इनके लिए ना अलग से वीडियो होती है। प्रोनाउन का अलग ही चैप्टर है, आपको मालूम है, 8-10 वीडियो देखनी पड़ती है उसके लिए, 8-10 क्लास होती है प्रोनाउन के लिए। तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो समझ जाएंगे कि हु और हुम केवल पर्सन्स के लिए आते हैं। फिलहाल इतनी बात बताई है, हु और हुम केवल पर्सन्स के लिए आते हैं, बस इतना तो ध्यान रह जाएगा ना। चलिए आगे की बात करते हैं। क्वाइटली टुक हिम टू द वॉशरूम, क्वाइटली, चुपचाप, धीरे से, टुक ले गया। मैंने कहा था टेक ट्रांजिटिव वर्ब है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर आता है, तो किसको ले गया? उनको ले गया। कहां ले गया? वॉशरूम ले गया। अब जो डेस्टिनेशन है उसके लिए क्या आता है? आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में, टेक समबडी और समथिंग टू आता है। डेस्टिनेशन किसी प्लेस जहां हम लेकर गए वो शो करने के लिए, तो टेक के साथ में टू का कोलोकेशन मैंने आपको बताया था वो अप्लाई हो गया। टुक हिम टू द वॉशरूम, उनको वॉशरूम ले गया। फिर क्या किया? जब एक जैसी घटनाएं हमें रिलेट करनी होती हैं तो हम कोमा को यूज करते हैं। कोमाज को हम जो यूज कर लेते हैं एक जैसी घटनाओं की लिस्ट बताने के लिए। क्या क्या हुआ? वाइप्ड द फूड पार्टिकल्स, और वाइप किया। क्या? वाइप करना मीन साफ करना। क्या साफ किया? फूड आर्टिकल्स। अब आप मुझे ये बताइए कि जो वाइप है ये ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है कि इंट्रांजिटिव? ट्रांजिटिव वर्ब वे होती हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी कि वर्ब के साथ में क्या और किसे लगाकर क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। व्हाट और whom, इंग्लिश में कहें तो व्हाट और whom लगाकर आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर आपको आंसर मिल गया तो ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या ले गया? आंसर नहीं मिला। किसे ले, सॉरी, क्या वाइप किया? आंसर नहीं मिला, आंसर मिल गया द फूड आर्टिकल्स, सॉरी, क्या वाइप किया, साफ क्या किया? फूड आर्टिकल्स को। तो यहां पर क्या से आंसर मिला है आपको। इससे पहले था टुक ले गया, किसे ले गया? हिम, उनको ले गया। तो क्या क्या आंसर में भी आपको जो मिलेगा ऑब्जेक्ट होगा, किसे के आंसर में भी आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा एक्शन वर्ब के साथ में।
वाइप्ड द फूड आर्टिकल्स, फूड आर्टिकल्स को वाइप किया। क्या क्या किया उसने, देखो, टुक हिम टू द वॉशरूम, वॉशरूम ले गया, पहला एक्शन। वाइप्ड द फूड पार्टिकल्स, जो भोजन के जो टुकड़े थे जो पड़ा हुआ था भोजन उनके ऊपर, उसको साफ किया, दो एक्शन हो गए। रिमूव्ड द स्टेन्स, स्टेन्स होते हैं दाग धब्बे, उनको रिमूव किया, थ्री एक्शंस हो गए। कॉम्ब्ड हिज हेयर, उसके बालों में कंघा किया, फोर एक्शन हो गए। एंड फिटेड हिज स्पेक्टेकल्स, और उनके चश्मों को उनके स्थान पर सेट कर दिया। तो फाइव एक्शंस जो क्रम में हुए हैं, लगातार हुए हैं, है ना। स्टेप बाय स्टेप अगर कोई एक्शन हो रहे हैं तो उनको शो करने के लिए पास्ट इंडेफिनिट का हम यूज करते हैं। ये टेंस वाली बात आ गई। अगर पास्ट में स्टेप बाय स्टेप कुछ हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट को यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म को। हालांकि कई बार कुछ स्टूडेंट्स रट्टा मार लेते हैं, टीचर की बात को ठीक से नहीं समझ पाते कि टीचर ने कहा था कि अगर दो एक्शन पास्ट में हुए हों तो जो पहले हुआ हो उसमें हैड आता है। भाई इस हिसाब से तो स्पेक्टेकल्स फिट करने से पहले तो कॉम्ब करने की बात भी आई थी, इसमें भी हैड आना चाहिए, हैड कॉम्ब्ड। फिर स्टेन्स को हटाने की बात आई थी, यहां पर भी फिर तो हैड रिमूव्ड होना चाहिए। फिर वाइप्ड से पहले भी हैड आना चाहिए, हैड वाइप्ड, और हैड टेकन होना चाहिए, क्योंकि स्पेक्टेकल्स हटाने से पहले के ही सारे कार्य हैं। तो आप रूल्स को रट्टा मत मारिएगा, ठीक है ना। ये कोई रूल नहीं है कि पास्ट में अगर दो एक्शन हुए हों तो पहले वाला जो एक्शन लिखा होगा उसको हमेशा पास्ट परफेक्ट में होना ही होना है, उसमें हैड आना ही आना है। नहीं भाई, कॉमन सेंस की बात है। मैंने क्या बताया, अगर स्टेप बाय स्टेप कोई घटनाक्रम चल रहा है, ऑर्डर में अगर कुछ हो रहा है, क्रमानुसार अगर कुछ होता जा रहा है, अगर धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है, तो ऐसी कंडीशन में चाहे कितने भी सारे एक्शन क्यों न हुए हों, क्रमानुसार इस तरह से एक्शन के होने को शो करने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज किया जाता है। सॉरी, पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज नहीं किया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज किया जाता है। ठीक है, अब भी ध्यान रहेगा। इसके जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं और जो वोकैब वाले पॉइंट्स हैं मैं अभी बताऊंगा इस पैसेज के कंप्लीट होने के बाद में। When they came out, जब वे बाहर आए। देखिए, when के साथ में जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं पास्ट में, और दूसरी जो क्लोज है वो कॉन्टिन्यूअस में भी हो सकती है और दूसरे पास्ट इंडेफिनिट में भी हो सकती है। ठीक है, when they came out, when ना पॉइंट ऑफ टाइम को शो करता है। when किसको शो करता है, पॉइंट ऑफ टाइम को। और while किसको शो करता है, while शो करता है, बताओ, आप बताओ, अभी तो पढ़ा था आपने। while शो करता है ड्यूरेशन को, ड्यूरिंग को, जब एक काम चल रहा हो उसके दौरान दूसरा कार्य हो जाए। चलिए, when के साथ में क्या आता है, इंडेफिनिट आता है। when they came out, जब वे बाहर आए। कम के साथ में आउट, ये भी कोलोकेशन है, ये आपको ध्यान रखना है, बाहर आना, कम आउट। अब ये रट्टा मारने वाली बात नहीं है कि आपने तो सीख लिया कि कम के साथ में हमेशा आउट आता है, नहीं, सीन के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा कि वे दिल्ली से आए, तो क्या यहां भी कहना चाहिए दे केम आउट दिल्ली? नहीं, जहां से कोई चीज आती है, अगर हमें किसी चीज का ओरिजिन शो करना है, क्या शो करना है, ओरिजिन, या सोर्स शो करना है, किसी चीज का सोर्स क्या है, सोर्स हमारा क्या है, तो ओरिजिन या सोर्स को शो करने के लिए फ्रॉम प्रिपोजिशन को यूज करते हैं। ठीक है ना। तो व्हेन दे केम आउट, जब वे बाहर आए। व्हेन के साथ में एग्जामिनर कई बार इसके साथ में देन का यूज करके देता है। ठीक है ना। तो आपको एक पॉइंट बताता हूं कि इफ और व्हेन, अगर ये वर्ड अब कभी भी आप देखें तो इनके साथ में ना पेयर में एग्जामिनर जो देता है वो देता है देन, जो कि इनकरेक्ट होता है। इनके साथ पेयर में जो चलता है ना वो केवल कोमा चलता है। देन का यूज किया जाएगा तो इनकरेक्ट होगा। केवल क्या यूज करना है, कोमा यूज करना है। इफ और व्हेन के साथ में कोमा यूज करना है। चलिए आगे की बात करते हैं। व्हेन दे केम आउट द एंटायर रेस्टोरेंट वॉज वॉचिंग देम। तो जो पूरा का पूरा रेस्टोरेंट था, रेस्टोरेंट एंटायर एडजेक्टिव हो गया, रेस्टोरेंट नाउन है। वॉज वॉचिंग देम, उनको देख रहा था। इन डेड साइलेंस, बिल्कुल चुप्पी के साथ में। नॉट एबल टू ग्रेस्प, और वो ग्रेस्प नहीं कर पा रहे थे। नॉट एबल मीन्स लायक न होना, न कर पाना। ग्रेस्प करना मीन्स होता है क्या, समझना, अंडरस्टैंड करना। ग्रेस्प मीन्स पकड़ना भी होता है, लेकिन ग्रेस्प मीन्स समझना भी होता है। वो मैं बताऊंगा अभी आपको, जब वो कैब सेक्शंस अभी मैं डिस्कस करूंगा तो ग्रेस्प मीन्स आपको बता दूंगा। तो आगे आता है टू नॉट एबल टू ग्रेस्प हाउ समवन कुड, वो समझ नहीं पा रहे थे कि कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। हाउ समवन कुड
एम्बेरेस, एम्बेरेस करना मीन्स क्या होता है? किसी को लज्जित करना। एम्बेरेस करना मीन्स लज्जित करना। अभी हमने पढ़ा था कि कोई किसी व्यक्ति को कैसे लज्जित कर सकता है। अच्छा, देमसेल्व्स, देमसेल्व्स मीन्स स्वयं को, अपने आप को। पब्लिकली, पब्लिकली मतलब जनता के सामने। लाइक दैट, इस तरह से। मतलब वो समझ नहीं पाए कि कोई अपने आप को जनता के सामने इस तरह से कैसे बेशर्मी से व्यवहार कर सकता है, लज्जित कर सकता है। मतलब लोग सोच रहे थे कि बेशर्मी वाली कोई बात है, लेकिन आगे देखते हैं। द सन सेटल्ड द बिल, उस बेटे ने बिल को चुकाया। एंड स्टार्टेड वॉकिंग, और उसने स्टार्ट कर दिया। क्या स्टार्ट किया? वॉक करना स्टार्ट किया। आपको ध्यान रखना, स्टार्ट और स्टॉप, स्टार्ट और स्टॉप वर्ब के साथ में अगर दूसरा एक्शन आएगा ना तो वो आईएनजी फॉर्म में आता है। क्या आता है? मोस्टली 98% केसेस में, जनरली अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप एडवांस स्टूडेंट्स नहीं है, एडवांस लेवल पर चीजें बदल सकती हैं। अगर मैं एज ए बिगिनर ही आपको बताऊं तो आपको बस केवल इतना ध्यान रख लेना है कि स्टार्ट और स्टॉप के साथ में क्या आता है? आईएनजी फॉर्म आती है। स्टार्टेड वॉकिंग, वॉकिंग करना स्टार्ट कर दिया, और किधर की ओर? आउट, डायरेक्शन को शो कर रहा है। स्टार्टेड वॉकिंग आउट विद हिज फादर, उसने अपने फादर के साथ बाहर की ओर वॉक करना स्टार्ट कर दिया। अब इससे पहले कि हम नेक्स्ट पैसेज को डिस्कस करें, इस पैसेज में आने वाले कुछ अच्छे वर्ड्स को देख लेते हैं, कुछ वोकैब वर्ड्स को देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा एक वर्ड हमें दिया हुआ था एम्बेरेस्ड। एम्बेरेस करना मीन्स मैंने आपको बताया टू मेक समवन लुक कंफ्यूज एंड फुलिश इन पब्लिक, किसी को पब्लिक में फुलिश एंड कंफ्यूज लुक कराना। एम्बेरेस में कौन से दो वर्ड इंक्लूड हो गए हैं? कंफ्यूज प्लस फुलिश, ठीक है ना। जब हम किसी को कंफ्यूज कर देते हैं और फुलिश कर देते हैं तो हम उसको एम्बेरेस करते हैं। किसी को लज्जित कर देते हैं, अपमानित कर देते हैं पब्लिक में किसी को, है ना। चार लोगों के सामने किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो आपने उसको एम्बेरेस कर दिया, लज्जित कर दिया, शर्मिंदा कर दिया, है ना। आपने ऐसा फील करा दिया उसको, जैसे आपके यहाँ पार्टी हो रही है, कोई गरीब सा रिश्तेदार आया, आपने उसको बहुत कुछ उल्टा सीधा इस तरह से उसके साथ बिहेव किया कि उसने अपने आप को एम्बेरेस फील किया, है ना, लज्जित फील किया। चलिए, तो आपका एम्बेरेस हो गया है। अब यहां एक दूसरा वर्ड आपको मिला है स्टेन्स। स्टेन मीन्स बताइए क्या है? अच्छा, स्टेन मीन्स मैंने आपको बताया था दाग धब्बा होता है। दाग धब्बे को हटाने के लिए रिमूव वर्ड आया है। आप कहोगे सर हटाने के लिए तो वाइप वर्ड भी आया था। चलिए, वाइप के बारे में अभी बात करेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूं स्टेन्स के बारे में। स्टेन्स मीन्स दाग धब्बा, और इसको हटाने के लिए हमने क्या यूज किया हुआ है? यहाँ पर रिमूव यूज किया हुआ है। अब स्टेन्स के लिए जो दूसरे वर्ड हो सकते हैं, वोकैब की बात कर रहा हूं। आपके वोकैब की मैंने बात की थी स्टार्टिंग में कि वोकैब भी आपका मुझे तैयार कराना है इस स्टोरी के थ्रू ही। तो स्टेन्स के लिए एक्चुअली जो बेसिक वर्ड है वो स्टेन है, STAIN। एस तो इसलिए किया गया कि दाग धब्बे ज्यादा थे, प्लुराइज किया गया है। तो स्टेन के लिए हमारे पास में एक दूसरा वर्ड है ब्लॉट। ब्लॉट मीन्स दाग या धब्बा। आपको ध्यान आ गया होगा। एक वर्ड आप बताओ। चलिए, मैंने लिख दिया, अब बताओ आप। SPO, अब बता दो। स्पॉट, यस, ठीक से गैस किया आपने। चलिए, एक वर्ड की स्पेलिंग मैंने लिखनी स्टार्ट कर दिया, अब बताओ क्या है वो वर्ड? TAIN, बोलो। T, यस, टेंट। टेंट मीन्स भी दाग या धब्बा होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं एग्जाम के लिए, बताइए। स्पेलिंग लिखनी मैंने स्टार्ट कर दिया उसकी, STIG। क्या आप कंप्लीट कर सकते हो इस वर्ड को? STIGMA, स्टिग्मा। STIGMA, स्टिग्मा। और एक और थोड़ा सा डिफिकल्ट सा वर्ड है ना, वो आपको ध्यान रखना है अगर आपके एग्जाम का लेवल टफ आता है। तो एक वर्ड है SMIRCH। क्या कहें इसको? समीरच नहीं, समीरच तो नहीं कहेंगे। आप बताओ, अरे बोलो। स्मर्च, स्मर्च। आप देख रहे हो आई की साउंड नहीं आ रही है, ठीक है ना। स्मर्च। तो ये सभी हमारे स्टेन वर्ड के लिए सिनोनिम हो गए हैं। ब्लॉट, स्पॉट, टेंट, स्टिग्मा और स्मर्च। अब बात आती है आपके वाइप शब्द के बारे में। आपने कहा कि सर वाइप भी तो होता है, वाइप भी होता है, हटा देना। वाइपर इस वाइप से ही तो बना है। वाइप का मीनिंग क्या होता है? वाइप का मीनिंग होता है जब हम किसी चीज को वाइप करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है टू क्लीन एंड ड्राई। आप लिख लो इसके बारे में, मैं बहुत सारी बातें बताने वाला हूं। टू क्लीन एंड ड्राई, है ना, साफ करना और सुखा देना वाइप करना होता है। या इसका एक मीनिंग होता है क्या करना? टू रिमूव, हटा देना, किसी चीज को हटा देना। कैसे हटा देना? बाई रबिंग, रबड़ से, यानी कि घिस कर, किसी चीज को घिस कर। टू रिमूव बाई रबिंग, ठीक है ना। या
वाइप करने का एक मीनिंग हो सकता है टू मूव, मैंने कहा था नोट करते रहना आप, टू मूव ओवर अ सरफेस, किसी सरफेस के ऊपर किसी चीज को मूव करना, ठीक है ना। गाड़ी का वाइपर क्या करता है, केवल मूविंग ही तो करता है वो। चलिए अब यहां एक चीज और आती है कि सर क्या इसके साथ भी जो आपने वो कोलोकेशन वाली बात बताई थी कुछ लागू हो सकती है। हाँ जी लागू हो सकती है। जब आप किसी को कहें कि भाई इसको वाइप कर दीजिए, है ना, तो इसके साथ में किस तरह के वर्ड आप यूज करते हैं। इसके साथ में हम यूज करते हैं, हम किसी को कह सकते हैं कि वाइप केयरफुली, है ना, सावधानी पूर्वक वाइप करना भाई। या फिर किसी को कह सकते हैं भाई थोड़ा धीरे से वाइप करना, हाथ हल्का रखना, मतलब ज्यादा दबाव नहीं देना, तो क्या कहेंगे वाइप जेंटली। किसी को कहना हो कि थोड़ा जल्दी करो, है ना, तो क्या कहेंगे जल्दी करने के लिए हेस्टिली। हेस्टिली क्यों, क्योंकि हेस्ट मीन्स जल्दी होता है, वाइप हेस्टिली। अच्छा हेस्टिली के बजाय आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, क्विकली, वाइप क्विकली, ऐसा भी आप किसी को बोल सकते हो, वाइप क्विकली, है ना। और आपने किसी चीज को वाइप कर दिया और आपको एफर्ट भी ज्यादा नहीं करना पड़ा, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो आई वाइप्ड इट इजीली, मैंने इजीली वाइप कर दिया। तो मैंने आपको क्या बताया है, इसके वाइप के साथ में यूज होने वाले सभी एडवर्ब हैं, ये एडवर्ब के कोलोकेशन आपको बताए हैं। अच्छा कुछ और एडवर्ब होते हैं, ये तो एडवर्ब ऑफ मैनर थे, एडवर्ब काम करने का तरीका बताने वाले, एडवर्ब ऑफ मैनर। अब कुछ दूसरे एडवर्ब्स हैं जो हम वाइप के साथ यूज करते हैं। अच्छा आप अपने नोट्स ना, जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तब अपने नोट्स देखना, कितने प्यारे नोट्स बनेंगे। आप कहोगे सर इतना तो 2 महीने में नहीं कोई पढ़ा पाता जितना एक क्लास में आपने सीख लिया, और सच बताता हूँ इतना आपने डिटेल में कभी सीखा भी नहीं होगा। अच्छा अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लग रहा है ना, आप सच में कमेंट करके बताना, है ना, ताकि अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे इंस्पिरेशन मिलेगी, मैं इसी तरह की और वीडियो आपको दूंगा, इसी तरह से सिखाने का काम स्टार्ट करूंगा आपको, आपके साथ में, ठीक है। और अगर आपको ये सिस्टम बहुत बेकार लग रहा है या इसमें आपको कुछ भी लग रहा है कि कुछ फॉल्ट्स हैं यहाँ इस स्टाइल में, तो आप मुझे उसके बारे में भी कमेंट करके बताना, आपको अच्छा लग रहा है तो भी, नहीं लग रहा है तो भी, क्योंकि जब तक आप मुझे कमेंट करके फीडबैक देंगे नहीं तब तक मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको चाहिए क्या। तो वाइप के साथ में मैं आपको बताता हूं, ये आता है अब आपका क्रोज टेस्ट के लिए, क्रोज टेस्ट सेक्शन करा रहा हूं अब आपका, और फिल इन द ब्लैंक्स करा रहा हूं। तो वाइप के साथ में आप यूज करते हैं कुछ एडवर्ब्स, वाइप अवे, है ना, या वाइप डाउन, वाइप अवे, वाइप डाउन, वाइप अप, ठीक है, ये एडवर्ब आप यूज करते हैं। जैसे चलो मैं इनका यूज बताऊं कि आपको थोड़ा जल्दी में, इसका यूज हो सकता है I wiped up the spilled 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 wine। अब यहां स्पिल का मीनिंग आप बता दो मुझे क्या होता है। स्पिल मीन छलक जाना, किसी बर्तन में से कोई चीज छलक कर बाहर गिर गई है, उसके लिए स्पिल वर्ड आता है। देखिए वो कब का वर्ड आ गया आपके लिए, है ना। तो ये फिल इन द क्लोज टेस्ट में आ जाता है, ये क्लोज टेस्ट में, बैंक के लेवल की जो क्लोज टेस्ट होती हैं वहां वोकेब मतलब क्लोज टेस्ट में ग्रामर के साथ साथ वोकेब भी स्टूडेंट की चेक की जाती है कि ये वर्ड्स को ठीक तरह से यूज करना जानते हैं कि नहीं। अच्छा यहां मैंने आपको बता दिया आई वाइप्ड अप, तो देखो वाइप के साथ में हमने क्या एडवर्ब यूज किया है, अप यूज किया है। आई वाइप्ड अप द स्पिल्ड वाइन, जो बिखर गई थी छलक गई थी वाइन, मैंने उसको साफ कर दिया। अच्छा आप मुझे बताइए वाइन नाउन है, यस और नो। वाइन शराब नाउन है, तो ये स्पिल्ड क्या हुआ, स्पिल्ड शराब कैसी थी, छलकी हुई थी, तो स्पिल्ड जो हुआ वो आपका एडजेक्टिव हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्पिल वाइप का यूज करते हुए ही, जैसे शी वाइप्ड टीयर्स, शी वाइप्ड टीयर्स। अब कहां से टीयर्स वाइप किए उसने, फ्रॉम हर आईज, फ्रॉम हर आईज। तो वाइप के साथ में हम देख रहे हैं फ्रॉम को भी यूज किया हुआ है, शी वाइप्ड टीयर्स फ्रॉम हर आईज। एक दूसरा एग्जांपल आपको देता हूं, शी वाइप्ड हर हैंड्स, शी वाइप्ड हर हैंड्स। अच्छा मुझे आपको बताना है, आप बताना अब मैं क्या प्रिपरेशन यूज करूंगा। उसने तौलिए से अपने हाथों को पोंछा, अपने हाथों को पोंछा तौलिए से, तो से के लिए अब क्या यूज करेंगे, विद नहीं, ऑन, ऑन द टॉवल, ठीक है। शी वाइप्ड हर हैंड्स ऑन द टॉवल, टॉवल पर पूछा ना, सरफेस को अगर आपको शो करना है तो ऑन प्रिपोजिशन का यूज करते हैं। एक और आपको वर्ड बता देता हूं, ही वाइप्ड द मार्क्स
द मार्क्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है आपके लिए। शी वाइप्ड द मार्क्स और यहां ब्लैंक आ गया है द वॉल। बताइए, ब्लैंक को फिलअप कीजिएगा, ऑप्शन नहीं है। दीवार पर से उसने मार्क्स को, जो निशान लगे हुए थे, उनको पोंछकर हटा दिया। तो अब सोच लिया आपने? नहीं सोच पाए? ऑफ को यूज करते हैं। ऑफ डिस्टेंस को शो करता है, ऑफ अलग करने को शो करता है, तो वाइप ऑफ भी आपका होता है। चलिए एक दूसरा वर्ड आपको बताता हूं, जैसे ही वाइप्ड, मैंने ही को छोड़ दिया है, थोड़ा टाइम भी सेव करना ना। ही वाइप्ड द टेबल क्लीन, क्या मीनिंग हुआ? ही वाइप्ड द टेबल क्लीन मीनिंग क्या हुआ? उसने टेबल को पोंछकर साफ कर दिया। यहां ब्लैंक आ गया है। अब आया है ए डैम्प, DAMP, डैम्प क्लॉथ। डैम्प क्लॉथ मीन्स गीले कपड़े से। उसने गीले कपड़े से, है ना, टेबल को पोंछकर साफ कर दिया है। अब प्रेपोजिशन क्या आएगा? क्या यहां पर ऑफ आ सकता है? ओड वाला वाला नहीं आएगा ना। फ्रॉम, फ्रॉम भी नहीं आएगा। फ्रॉम तो ये बताता है कहां से, है ना, सोर्स ओरिजिन को शो करने के लिए। तो यहां पर जो आएगा ना, उसने पूरा का पूरा टॉवल यूज किया हुआ है, तो पूरे टॉवल को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज किया हुआ है। और अगर हम एज एन इंस्ट्रूमेंट किसी चीज को यूज करते हैं तो उसकी प्रेपोजिशन क्या होती है? विद होती है, विद अ टॉवल। ठीक है, वाइप का यूज समझ में आ गया? अच्छा लगा? आगे की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पैसेज की बात कर लेते हैं। एट दैट टाइम, उस समय, एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति ने, अमंग द डाइनर्स, जो डाइनर्स के बीच में ही बैठा हुआ था, अमंग द डाइनर्स, जो उन डाइनर्स के बीच में ही बैठा हुआ था। देखिए कई सारे लोगों के बीच में है, तो प्रेपोजिशन अमंग और अमंगस्ट को यूज कर सकता है, किया जा सकता है। कॉल्ड आउट, कॉल कहा, आउट यानी कि थोड़ा जोर कर कहा। कॉल्ड आउट टू द सन, यानी कि उसने उस सन को संबोधित करके कहा, है ना, उसको पुकारा। कॉल करना, पुकारना। कॉल्ड आउट टू द सन, उस सन को आवाज लगाई, बोला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा। एंड आस्क्ड हिम, डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, कि तुम कुछ चीज अपने पीछे छोड़ गए हो, कुछ चीज तुम अपने पीछे छोड़ गए हो। तो द सन रिप्लाइड, सन ने उत्तर दिया, नो सर आई हैवंट, नहीं सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। अब यहां आता है द ओल्ड मैन रिटॉर्टेड, उस बूढ़े व्यक्ति ने रिटॉर्ट किया। रिटॉर्ट का मीनिंग आप मुझे बता दीजिएगा। रिटॉर्ट का मीनिंग किसी को मालूम है? रिटॉर्ट मीन्स होता है, देखिए, री मीन्स होता है बैक, री मीन्स बैक या अगेन होता है। और टॉर्ट का मीनिंग एक जो होता है, टॉर्ट का मीनिंग होता है ट्विस्ट करना। क्या होता है? ट्विस्ट करना। लेकिन रिटॉर्ट का जो यहां मीनिंग हो गया है, अब उसने कुछ ट्विस्ट तो नहीं किया है। रिटॉर्ट का मीनिंग होता है दूसरा, टू से इन रिप्लाई, टू से इन रिप्लाई। रिटॉर्ट का मीनिंग लिख लीजिएगा आप। रिटॉर्ट का मीनिंग है उत्तर में देना। अच्छा, जो उत्तर में दिया जाता है ना, ये कोई चतुराई भरी बात होती है। रिटॉर्ट का मतलब है चतुराई भरा उत्तर देना, चतुराई भरा आर्गुमेंट देना। तो रिटॉर्ट का मीनिंग क्या हो सकता है? क्विक, क्विक मीन्स तुरंत, तेजी से दिया गया। बुद्धिमत्तापूर्ण, विट्टी, विट मीन्स बुद्धि होती है ना, विट्टी। और कटिंग, CUTTING, कटिंग रिप्लाई। कटिंग मीन्स इस सेंस में कि किसी को चुभे, है ना, किसी को सीधा खड़ा जवाब दे देना। जैसे किसी को आप ऐसा जवाब दे देते ना, उल्टे मुंह उसकी वो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है ना। तो ऐसे रिप्लाई के लिए हम रिटॉर्ट वर्ड को यूज करते हैं। एक क्विक, विटी और कटिंग रिप्लाई, तुरंत जो है बुद्धिमत्तापूर्ण, होशियारी वाला, चतुराई से भरा कोई जवाब देना, रिटॉर्ट करना होता है। द ओल्ड मैन रिटॉर्टेड, उसने तुरंत जो है ना रिप्लाई किया। यस यू हैव, यानी कि बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तर दिया। यू लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर, तुमने छोड़ा है एक लेसन। फॉर किसके लिए? हर एक बेटे के लिए, है ना। हर एक बेटे को इससे समझ लेना चाहिए कि पिता के देखभाल कैसे करते हैं। एंड होप फॉर एवरी फादर, और हर एक पिता के लिए तुमने एक उम्मीद भी छोड़ी है ना।
तो होप के साथ में प्रीपोजिशन फॉर का आप यूज देख लीजिएगा, होप फॉर। ठीक है, चलिए, तो आज की स्टोरी का सेशन आपको कैसा लगा? अच्छा ही लगा होगा ना। चलिए, यहां पर एक लास्ट पॉइंट बचा, द रेस्टोरेंट वेंट साइलेंट, रेस्टोरेंट में चुप्पी छा गई। देखो यहाँ ना शाब्दिक अर्थ मत निकाला करें आप कि रेस्टोरेंट कहीं चला थोड़े गया, द रेस्टोरेंट वेंट, रेस्टोरेंट चला गया, साइलेंट चुप, आपने अपने आप ही अनुमान निकाल लिया कि रेस्टोरेंट चुप होकर कहीं और चला गया। भाई हम यहाँ पर नहीं रहते, हम तो कहीं और जाकर रहेंगे, वहीं पर जो है खाना पीना चलेगा। ना तो रेस्टोरेंट कहीं गया है, ना रेस्टोरेंट में बैठने वाले लोग कहीं गए हैं। मतलब वहां इसका जो ना मीनिंग निकल कर आ रहा है वो आता है कि रेस्टोरेंट में चुप्पी छा गई। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास अगर आपको पसंद आई है तो आप शेयर जरूर करें, और मुझे टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का अगर आपको लिंक एक्टिवेट नहीं हो पाता तो मैं बताता हूं कि टेलीग्राम पर आप सर्च कीजिएगा इंग्लिश विद अश्वनी सर, डिस्कशन ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आप अपना रिप्लाई दे सकते हैं। और आप YouTube पर भी कमेंट कर सकते हैं कैसा आपको लग रहा है। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9808626365, है ना, ये डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दिया हुआ है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जैसा भी आपको लग रहा है फीडबैक जरूर देना है आपको, और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादातर। आप उन बच्चों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं जो 8th 9th 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिनको इंग्लिश आप सिखाना चाहते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।